बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखो बेटा, ये टॉपिक क्या है? नासिख और मनसूख का क्वेश्चन अभी दोबारा आ जाएगा। ठीक है, नासिख और मनसूख का टॉपिक क्या है और इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये है कि इट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर 1। ठीक है, दैट्स मीन वी आर डिस्कसिंग HIQ, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। ये टॉपिक बिलोंग करता है हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान से। ठीक है, थोड़ा सा जो है स्ट्रेंज टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इतनी बात याद रख लीजिएगा कि द टॉपिक बिलोंग्स टू हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान। ठीक है, और हमें पढ़ना क्यों जरूरी है इस टॉपिक को, जरा सुन लीजिएगा। देखिए, बच्चा पूछता है कि सर क्या ये टॉपिक आज तक पेपर में अपेयर हुआ है? नो, नॉट यट। आज तक पेपर में ये टॉपिक अपेयर नहीं हुआ। तो बच्चा पूछता है सर हम क्यों पढ़ रहे हैं? भाईजान देखो, सीआईस की जो डिस्कशन फोरम है उस पर मैंने उनसे ये टॉपिक पूछा था, ये भी पूछा था और तफसीर भी पूछा था। ठीक है, तो तफसीर और इसके दोनों के बारे में, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो है वो क्या कहते हैं, इट में अपेयर। ठीक है, तफसीर के ज्यादा चांसेस हैं, ये मैं आपको बता दूं कि तफसीर के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट ओवर हियर कि तफसीर के चांसेस ज्यादा हैं, वो तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। ठीक है, अब हम आपको ये डिस्कस कर लें कि भाई इसके भी चांसेस हैं, बट चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि रीजन क्या है, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं जब इतना जरूरी नहीं है। भाई प्रॉब्लम ये है कि ये कंपल्सरी क्वेश्चन से बिलोंग करता है, कंपल्सरी टॉपिक से बिलोंग करता है। अगर इससे कोई क्वेश्चन आ गया तो हमारे पास कोई चांस नहीं होगा कि हम इसको लीव कर सकें। ठीक है, हमारे पास कोई चांस नहीं होगा कि हमें लीव कर सकें, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से जरूरी है कि हम इस टॉपिक को पढ़ लें क्योंकि कंपल्सरी टॉपिक से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है क्या? नासिख और मनसूख का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो, पहले सबसे पहले ना लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग ये कि जब हम किसी पर्टिकुलर कमांड को, किसी पर्टिकुलर रूल को, ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं कि भाई अब ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कैंसिल्ड और दैट इज कॉल्ड इन अरबिक मनसूख। आ गई बात समझ में? मैं सिर्फ लिटरल मीनिंग समझा रहा हूं, उसके बाद हम क्या कहते हैं पर्टिकुलर डेफिनेशंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि अगर हम कोई काम करने का हुक्म दें किसी को और फिर उस कमांड को कैंसिल कर दें तो दैट इज कॉल्ड मनसूख। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि शायद आपने देखे हो, ठीक है, पहले जमाने में 5 रुपए के भी नोट चल रहे थे। ठीक है, और 1,000 रुपए का नोट होता था जरा बड़ा सा, ब्लू कलर का, बड़ा सा। अभी जो 1,000 रुपए का नोट है, तो ब्लू कलर का जो बड़ा सा नोट होता था, अब अगर वो नोट आपके पास कहीं रखा हुआ है और आप ले जाकर किसी दुकानदार को देते हैं, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो दुकानदार अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा, ठीक है, कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, तो वो कहेगा कि भाईजान ये नोट पाकिस्तान में मनसूख हो चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक बहुत छोटी सी सादा सी एग्जांपल दूं। ठीक है, कोई पुलिस वाला राइट नाउ आपको पकड़े और कहे भाई आप पिलन राइडिंग कर रहे हैं, डबल सवारी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाईजान वो सिर्फ मुहर्रम के लिए था, राइट नाउ ये मनसूख हो चुका है, अब डबल सवारी अलाउड है। आगे बात समझ में? ठीक है, सिंपल सी बात। तो जब कोई चीज पहले अलाउड हो बाद में डिसअलाउड हो जाए, या पहले डिसअलाउड हो बाद में अलाउड हो जाए, ठीक है, कमांडमेंट चेंज हो जाए, तो ओल्ड कमांडमेंट को मनसूख कहा जाता है। बात आ गई समझ में भाइयों? ठीक है, जरा चैट पे रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, जब ये, तो जरा देखिएगा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि इसी तरह नासिख क्या होता है? मनसूख तो समझ आ गया। ठीक है, सुनो, मनसूख के आगे मैंने लिखा कैंसिल्ड। ठीक है, मनसूख तो मैंने लिखा कैंसिल्ड। ठीक है, और नासिख देखो मैं क्या लिख रहा हूं, दैट कैंसल्स अदर्स। ठीक है,
तो जो न्यू कमांड होगी, जो दूसरी चीजों को कैंसिल कर देगी, वो नासिख कहलाएगी। जो ओल्ड कमांड होगी, जो ऑब्सलीट हो चुकी होगी, जिसको कैंसिल कर दिया गया होगा, वो मनसूख कहलाएगी। ठीक है, और अभी आसान करके हम बताते हैं। ठीक है, तो न्यू कमांड, ठीक है, अच्छा जी, ये ओल्ड कमांड, ठीक है भाई, ये हो गई ओल्ड कमांड। तो अभी सिर्फ लिटरल मीनिंग में समझा रहा हूं, मैंने कोई डिटेल डिस्कशन अभी क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन और उसकी मैंने अभी स्टार्ट नहीं की कि भाईजान इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, तो नासिक का मतलब है दैट कैंसिल्स अदर्स। ठीक है भाई, जो दूसरी चीजों को कैंसिल कर दे। मिसाल के तौर पर सुनना और अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से सुनो, एक और एग्जांपल। ठीक है, सुनो भाई, नोटिफिकेशन जारी होता है कि क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां हुई हैं, तो इस संडे को 8 सितंबर को स्कूल्स ऑन होंगे। संडे 8 सितंबर को स्कूल्स ऑन होंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है फ्राइडे की नाइट को, यानी आज। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना है, हाँ। लेकिन लोग, बच्चे, पेरेंट्स जो है वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई फ्राइडे सैटरडे इज इनफ। आपने सैटरडे को ऑन कर दिया, दैट इज इनफ। ठीक है, संडे को ऑन ना करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे को एक दिन का रिलैक्स भी चाहिए, जरा पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा, हाँ। तो अब गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और दूसरी जगहों पर प्रोटेस्ट देखकर, ठीक है, वो क्या करती है, वो कहती है कि भाई हमने जो कहा था कि संडे को स्कूल ऑन होंगे, ठीक है, हम इस कमांड को कैंसिल कर रहे हैं। अब संडे को स्कूल ऑफ होंगे। ठीक है, तो न्यू कमांड संडे को स्कूल ऑफ ही होंगे, ऑफ ही रहेंगे, दैट इज कॉल्ड नासिख। ओल्ड कमांड कि संडे को स्कूल ऑन होंगे, ठीक है, दैट इज मनसूख, कैंसल्ड। आई बात समझ में? ठीक है, अब तो कहानी समझ आ गई ना भाई, सिर्फ लिटरल मीनिंग समझ आ गए ना अब। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नासिख एंड मनसूख। नासिख और मनसूख की टर्म को बताओ, और फिर बता कह रहे हैं गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नसख इन द होली कुरान। होली कुरान में नासिख और मनसूख के प्रोसेस की दो एग्जांपल्स दे दो। अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ से सबसे पहले ये समझो कि आपसे ये कहा जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट, कि भाई नासिख और मनसूख की डेफिनेशंस बता दें। ठीक है, लिटरल मीनिंग तो आपको समझ आ गए। नासिख वो जो दूसरों को कैंसिल कर दे, और मनसूख वो जो खुद कैंसिल्ड हो जाए। ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं, सिंपल सी कहानी हो गई कि नासिख न्यू कमांडमेंट हो गई, और मनसूख ओल्ड ऑब्सोलीटेड कैंसिल्ड आउट कमांडमेंट हो गई। ठीक है भाई, तो अब देखना, जरा साथ साथ लिखते जाओ बेटा। सबसे पहले पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि भाई नासिख एंड मनसूख दोनों के दोनों दे आर ड्राइव फ्रॉम नसखा। नासिख एंड मनसूख दोनों के दोनों दे आर ड्राइव फ्रॉम नसखा, यानी नसखा के वर्ड से ड्राइव्ड होकर आए हैं। ठीक है, और नसखा का मतलब होता है टू एब्रोगेट, टू रिप्लेस, और टू कैंसिल आउट। ठीक है, ये लिख लेना बेटा, और टू कैंसिल। ठीक है, किसी चीज को कैंसिल करना, किसी चीज को एब्रोगेट करना, किसी चीज को रिप्लेस कर देना। ठीक है, ये नसखा का मतलब होता है। तो नासिख और मनसूख के मतलब के अंदर भी कैंसिलेशन का मीनिंग पाया जाएगा। आई बात समझ में? लिहाजा नासिख वो जो दूसरों को कैंसिल कर दे, मनसूख वो जो खुद कैंसिल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाओ, ये आखिर नसख होता क्या है, यानी नासिख और मनसूख का प्रोसेस कुरान का क्या मतलब है। मतलब हम कुरान के अंदर पढ़ रहे हैं ना, हम तो हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ होली कुरान में पढ़ रहे हैं। तो नासिख और मनसूख के प्रोसेस का मतलब क्या है? नासिख और मनसूख के प्रोसेस का मतलब ये है कि भाई देखो, अल्लाह ताला ने ना इस्लाम को ग्रेजुअली डेवलप किया है। ठीक है, अच्छा भाई, यू मस्ट बी राइटिंग एवरीथिंग, सब चीजें लिखनी है भाई एवरीवन। ठीक है, सब चीजें लिखनी है जो भी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो नासिख और मनसूख का मतलब क्या है?
ठीक है, सॉरी, यहाँ ये प्रोसेस जिसको हम नसख कह रहे हैं, कि नासिख और मनसूख के प्रोसेस का नाम नसख होता है ना, मतलब दोनों को मिलाकर जो प्रोसेस बनता है, जो सर्कल बनता है, उसको नसख कहते हैं। ठीक है, यानी खे को साइलेंट कर दिया है। तो अब देखिएगा वो होता क्या है। होता ये है कि देखो बेटा, अल्लाह ताला ने इस्लाम को ग्रेजुअली डेवलप किया है। अल्लाह ताला ने इस्लाम को ग्रेजुअली डेवलप किया है, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट का फायदा ये हुआ कि इस्लाम ह्यूमनिस्टिक इन नेचर हो गया। जी, नासिख एंड मनसूख दोनों नसखा से ड्राइव्ड हैं। ठीक है भाई, तो ह्यूमनिस्टिक इन नेचर हो गया का क्या मतलब है? यार इंसान भी जो है ना, अगर उसको चेंज चाहिए, गौर से सुनना, अगर एक इंसान को चेंज चाहिए होता है, उसको अपना रिलीजन चेंज करना है, तो वो एक दिन में 100% चेंज नहीं कर सकता। कोई कोई ऐसा बंदा होता है जो अपने आप को बिल्कुल, ठीक है, 90 डिग्री पर जाकर चेंज कर देता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? बिल्कुल अपने आप को एक ही दिन में चेंज कर ले, ऐसा कोई कोई होता है। लेकिन इंसान अगर चेंज चाहता है, स्पेशली एडिक्शंस उसको लगी हुई होती हैं, उससे गेट रिड ऑफ करना चाहता है, ठीक है, तो अब उसको क्या करना पड़ता है बेटा? ग्रेजुअली अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की नेचर को देखते हुए, और वो जो इतने बुरे हालात में पड़े हुए थे मक्का वाले, ठीक है, और मदीना के लोग आइडल वर्शिपिंग, ठीक है, और किलिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, और टेलिंग अ लाई, डिसीविंग द पीपल, इवन किलिंग्स ऑफ द स्लेव्स, ठीक है, ये सारी चीजों के अंदर पड़े हुए थे। तो अब उनको जो क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग वाइन की तो बिल्कुल हैबिट हुई हुई थी, ठीक है, एडिक्शन हुई हुई थी। ठीक है, तो वो ऐसे वाइन चल रही थी जैसे कि हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स चलती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह। ठीक है, तो अब इस तरह से वाइन चल रही थी। तो ऑब्वियसली उन लोगों को अगर हम इस्लाम पर ला रहे हैं और पहले ही दिन सारे उनके ऊपर फतवे लगा दें, तो ऑब्वियसली वो भाग जाएंगे, मुसलमान होना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ग्रेजुअली उनको चेंज दिया। ठीक है, तो इसलिए शुरू शुरू में कुछ चीजें जो ऐसी थी, जो क्या कहते हैं, अब डिसअलाउड है, शुरू शुरू में अल्लाह ताला ने उसको अलाउड रखा। आई बात समझ में? ऐसी कुछ चीजें जो क्या कहते हैं, शुरू शुरू में अलाउड नहीं, शुरू शुरू में अलाउड थी, बाद में डिसअलाउड हुई। ठीक है, तो इस तरह जो कमांड्स चेंज हुए, ठीक है, उसको कहा जाता है नसखा। यानी पहले कोई चीज जायज थी, उसको नाजायज कर दिया अल्लाह ताला ने। पहले कोई चीज नाजायज थी, उसको बाद में अल्लाह ताला ने जायज कर दिया। इसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ नसख। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एट टाइम कुरानिक वर्स अलाउड अ सर्टेन एक्ट, बट लेटर डिसअलाउड इट, बाद में उसे डिसअलाउड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग। तो अब ये देखिएगा, सिंपल समरी आ गई। अब हम क्योंकि कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान के अंदर हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ होली कुरान में टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो नासिख और मनसूख का मतलब हो गया, मनसूख वो वर्स होती है जो कैंसिल हो जाती है, वर्स मतलब आयत। ठीक है, वो आयत जो कैंसिल हो जाती है। अच्छा, कैंसिलेशन भी डिफरेंट स्टाइल की होती है, ठीक है, वो अभी आगे आ रहा है। ठीक है, मनसूख वो वर्स होती है जो कैंसिल हो जाती है, और नासिख वो वर्स होती है जो बाकी रहती है, जो न्यू कमांड है, जो दूसरी वर्सेस को कैंसिल कर देती है। ये सब लिखते जाना भाई। ठीक है, अच्छा, अब एक बंदा बोलता है कि भाई ये नासिख मनसूख का कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये स्कॉलर्स ने अपनी तरफ से बनाया है, या वाकई अल्लाह ताला ने भी कहा है कि हम चीजों को नासिख मनसूख करते हैं? ठीक है, हम नसख का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, क्या अल्लाह ताला ने ऐसा कहीं कहा है? तो गौर से सुनिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉपरली इस मैटर को कुरान में डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था। भाई कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता कि कुरान की किसी आयत के बारे में ये कहे कि भाई अब इस आयत पे अमल करना अलाउड नहीं है। बात आ रही समझ में? सुने मेरे वर्ड्स को गौर से सुनिएगा। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिस पर अमल करना हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप बोलेंगे सर ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ये तो बहुत ही गलत बात कर दी आपने। भाईजान ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कही है। ठीक है, कि कभी कभी हम किसी वर्ड्स की कमांड को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस पर अमल करेंगे तो गुनाह मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान में डिस्कस किया है, और वर्ड ही ये यूज किया है। मैं आपको अरबिक वर्ड सुनाता हूं, जब तक आप ये इंग्लिश वाली लिखें तो आपको कहानी समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला ने वर्ड ही नासिख मनसूख का यूज किया। मा ननसख, ननसख,
मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। ठीक है, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, खुद नसख का वर्ड यूज किया ना अल्लाह ताला ने, डेरिवेटिव वो यूज किया कि भाईजान हम कभी कभी जब सॉरी हम जब भी अपनी कोई वर्स एब्रोगेट यानी कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, या उसे बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उसे फॉरगॉटन करवा देते हैं, ठीक है, तो हम जब भी ऐसा करते हैं हम जरूर उसका कोई सब्स्टिट्यूट लेकर आते हैं। ठीक है, और वो सब्स्टिट्यूट या तो बेटर होता है पहले वाली कमांड से, या एटलीस्ट सिमिलर इन बेनिफिट्स होता है। आई बात समझ में? ठीक है, बात समझ आ गई भाई? अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि नासिख मनसूख का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, और उसके लिए मैंने आपको वर्स सुना भी दी और यहाँ पर उसकी ट्रांसलेशन भी लिखवा दी, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा। वरना बहुत ही प्रॉब्लम वाला मसला आ जाएगा अगर हमें ये नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट ना पता हो। ठीक है, तो एक बंदा बोलेगा यार कुरान में तो लिखा हुआ है वाइन हलाल है, ठीक है, तो ये मौलवी क्यों कहते हैं, ये स्कॉलर्स ने क्यों मना करके रखा हुआ है? ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी जगह उसको हराम भी बताया है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब जो है वो क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट पता लगता है फिर बैकग्राउंड ऑफ सूरत से। ठीक है, तो अब मेरी बात को जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि भाईजान बात इतनी है कि नासिख मनसूख का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने बेटा सिदरा कुरान में खुद मेंशन किया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में मेंशन किया है नासिख मनसूख का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब देखो मैंने कहा था डिफरेंट स्टाइल के नासिख मनसूख होते हैं, तो 3 स्टाइल के नासिख मनसूख कुरान में हैं। सही है, तो नंबर 1 जरा गौर से सुनिएगा, एब्रोगेशन ऑफ द रिसाइटेड वर्स टुगेदर विद द रूलिंग। एक काम करें, इन तीनों को लिखें, तीनों को लिखें, फिर इसको सही से समझाता हूं मैं, बी क्विक, और समझ भी फिर सेट आएगा। तो सुनो भाइयों, देखो, जो कुरान में 2 किस्म की चीजें हैं, एक कुरान के वर्ड्स और दूसरे उसके मीनिंग्स। ठीक है, और मीनिंग को हम, यानी मैं देखो ये कह रहा हूं वर्स ऑफ द कुरान ना, कुरान की वर्स में 2 चीजें होती हैं। वर्स ऑफ कुरान, कोई भी आयत होगी उसमें 2 चीजें होंगी बेटा, समझ लेना, एक उसके वर्ड्स और एक उसके मीनिंग। ठीक है, मीनिंग को हम रूल्स भी कह सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना। ठीक है, या हम इसके लिए एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कमांड्स। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो कुरान के अंदर एवरी वर्स के अंदर 2 चीजें हो गई, एक वर्ड और दूसरे मीनिंग। अच्छी तरह समझना है। अच्छा, कभी कभी अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ वर्ड को कैंसिल करता है, मीनिंग बाकी रखता है। बच्चा बोलेगा सर मीनिंग कैसे बाकी रखता है? वो ट्रांसफर हो जाते हैं हदीस वगैरह के अंदर। ठीक है, यानी हदीस उसको जिंदा रखती है कि हाँ यार ये कमांड है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, एक बात हो गई। और कभी कभी अल्लाह ताला वर्ड को कैंसिल नहीं करता, बल्कि वर्ड को कुरान में बाकी रखता है और मीनिंग को कैंसिल कर देता है। आई बात समझ में? कभी कभी अल्लाह ताला वर्ड्स को कुरान में बाकी रखता है, यानी वर्ड्स लिखी हुई होगी कुरान में, आप उस पर अमल नहीं कर सकते। और कितने अजीब वर्ड्स हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिन पर अमल करना हराम है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके वर्ड्स तो कुरान में रखे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अंदर जो रूलिंग्स थी उसे कैंसिल कर दिया है। आगे बात समझ में भाइयों? को समझ लिया ना? तीसरी बात समझो, मैंने कहा कभी बाकी रखता है, और तो क्या वो कभी अल्लाह ताला है, और कभी कभी उठाकर दो। ठीक है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, क्या मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो वर्ड यूज किया था ना, में वर्ड्स लिखी हुई है, और कॉज इट टू बी फॉरगॉटन। कॉज इट टू बी फॉरगॉटन का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला बिल्कुल भुला देता है,
यानी होली प्रॉफिट को भी बुला देगा, कंपेनियंस को भी बुला देगा, कहानी खत्म। ठीक है, अब जब अल्लाह ताला ने उसके वर्ड्स भी कैंसिल कर दिए, मीनिंग्स भी कैंसिल कर दिए, ठीक है, तो अब जो है वो क्या कहते हैं, उसकी कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकती। ठीक है, बस उसके बारे में हमें ये पता लग रहा है कि कुरान में खुद उसको कहा गया है कि औ नुनसिहा, यानी हम उसे कभी बिल्कुल खत्म कर देते हैं, बुला देते हैं। ठीक है, आगे कहानी समझ में, कितना आसान कर दिया मैंने। ठीक है, कि कभी अल्लाह वर्ड्स को कैंसिल करता है, कभी अल्लाह जो है वर्ड्स को बाकी रखता है और मीनिंग्स को कैंसिल करता है। ठीक है, और कभी अल्लाह ताला मीनिंग्स को बाकी रखता है और वर्ड्स को कैंसिल करता है, और कभी दोनों को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो अब देखो नंबर वन। ठीक है, नंबर वन देखो बेटा, एब्रोगेशन ऑफ द रिसाइटेड वर्स। ठीक है, यानी अल्लाह ताला कभी कभी रिसाइटेड वर्स को खत्म कर देता है, यानी वर्ड्स कुरान से निकाल देता है। ठीक है, अभी एग्जांपल बहुत आ रही है बेटा, देखो ना क्वेश्चन में भी एग्जांपल मांगी है, तो अभी जरा सा सब्र करना है। ठीक है, और टुगेदर विद द रूलिंग, यानी वर्ड्स भी गए और मीनिंग भी गए, यानी कहानी खत्म बिल्कुल। इसको अरबिक में कहते हैं नसीयम मनसिया, यानी अब बिल्कुल ही याद ही नहीं किसी को। होली प्रॉफिट को भी अल्लाह ताला ने बुला दिए, ठीक है, कंपेनियंस को भी बुला दिए, कहानी खत्म कर दी। ठीक है, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बात आ रही है समझ में? तो अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि इसकी एग्जाम्पल हमें कुरान में मिल ही नहीं सकती, नंबर वन की। ठीक है, बस हमें इतना पता लग रहा है कि ऐसा कुछ होता था। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने जिसको बिल्कुल ही भुला दिया। सही है, नंबर वन। नंबर टू सुनना बेटा, कि तो बेटा मैंने क्या कहा, वर्ड्स प्लस मीनिंग दोनों ही खत्म, मैंने ये मार्क कर दिया। नंबर टू पे देखो, एब्रोगेशन ऑफ लीगल रूलिंग, यानी रूलिंग को तो एब्रोगेट कर दिया है, लेकिन रिसाइटेड वर्ड्स बाकी है। तो इसमें क्या हो गया कि वर्ड्स बाकी हैं, लेकिन रूलिंग या मीनिंग खत्म कर दिए गए। ठीक है, वर्ड्स बाकी हैं, डब्ल्यू बाकी है, और एम खत्म कर दिया गया। ठीक है भाई, कि बिल्कुल कहानी इसमें समझ आ रही है कि भाई वर्ड्स कुरान में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं उस पर अमल नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया है। ठीक है, और मना कैसे किया होता है, दूसरी वर्ड्स के अंदर ही मना किया होता है। ठीक है, नंबर थ्री, नंबर थ्री थोड़ा सा स्ट्रेंज है। ठीक है, कि भाईजान एब्रोगेशन ऑफ द रिसाइटेड वर्ड्स, वर्ड्स को खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने। ठीक है, वर्ड्स खत्म, लेकिन उसके जो मीनिंग या रूलिंग्स हैं वो बाकी हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, विदाउट द लीगल रूलिंग, यानी लीगल रूलिंग बाकी है, यानी उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कुरान से निकाल दिया और होली प्रॉफिट ने उसको अपनी हदीसों में जिंदा रखा। ठीक है, कंपेनियंस ने उसको हदीस के तौर पर नरेट किया। ठीक है, और बता दिया गया कि हाँ यार पहले किसी जमाने में ये कुरान में था, निकाल दिया गया। जैसे कि एक वर्स है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, अश-शैखु वश-शैखुखतु इज़ा ज़नया फरजुमुहुमा, व्हेन अ मैरिड मैन एंड अ मैरिड वुमेन, ठीक है, इंडल्ज इन एडल्ट्री, ठीक है, दे कमिट द मेजर सिन, दे विल बी स्टोन टू डेथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये वर्ड्स हमने यहाँ लिखनी नहीं है आंसर में, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि बेटा ये ऐसी वर्ड्स हैं कि इसके मीनिंग्स बाकी हैं, यानी हदीस में यही सजा है उन लोगों की जो व्हेन अ मैरिड मैन एंड अ मैरिड वुमेन इंडल्ज इन द एडल्ट्री। ठीक है, लेकिन जो है इसके वर्ड्स कुरान से निकाल दिए गए, हदीस के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन भी है, हदीस के अंदर इसके वर्ड्स भी बाकी हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो बेटा जी ये तीन टाइप्स ऑफ द जो है वो क्या कहते हैं, नासिख मनसूख, वो एब्रोगेशन यानी नसख। ठीक है, नासिख मनसूख के प्रोसेस को नसख कहा जाता है। तो उम्मीद है कि ये तीन टाइप्स ऑफ नसख आपके समझ आ गई होंगी। ठीक है, जरा मुझे बताइएगा ये समझ आ गई है, जरा जल्दी से बताएं। ठीक है, तो जबरदस्त, जजाकल्ला भाई एवरीवन। तो ये टॉपिक इतना अहम टॉपिक है मेरे भाई, मेरे भाइयों बहनों, ये टॉपिक इतना अहम है कि इसको लेकर कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है, कोई भी आपको क्या कर सकता है, मुसलमान को किसी गुमराह भी कर सकता है, इन अ वे दैट, ठीक है, इन अ वे दैट कि कोई आपको कह सकता है यार तुम्हारे कुरान में तो यूं लिखा हुआ है, कोई नॉन मुस्लिम पकड़ ले आपको, यार तुम्हारे कुरान में तो यूं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब तुमने क्यों जो है वो क्या कहते हैं, तुम इस पे अमल क्यों नहीं कर रहे? भाई ओकेजनली पी लिया करो वाइन थोड़ी बहुत। ठीक है, कुरान में तो लिखा हुआ है। तो फिर जो है वो हम ये क्यों लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, ठीक है, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन द थिंग इज दैट कि भाईजान कुरान में जो लिखा हुआ है तो वो कैंसिल्ड आउट है, और अल्लाह ताला ने खुद उसको दूसरी वर्स में कैंसिल किया है।
ठीक है, हमारे मुसलमान बहुत सादा हो गए अब, ठीक है, क्योंकि अब वो पढ़ते लिखते नहीं है, ठीक है, ना रिलीजन पढ़ते हैं ना साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, लिहाजा किसी भी से भी फौरन एक छोटी सी 2 मिनट की रील से भी गुमराह हो जाते हैं। ठीक है, तो जरा सा अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये देखिएगा कि हाईएस्ट लॉजिकल रिलीजन इन दिस वर्ल्ड इज इस्लाम, ठीक है, लेकिन लोएस्ट लॉजिकल पीपल राइट नाउ आर अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, नॉट ऑल द मुस्लिम्स, ठीक है, मेजोरिटी बट नॉट ऑल, बात समझ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मतलब एग्जांपल्स के ऊपर। बच्चे तड़प रहे थे कि सर जरा सी एग्जांपल तो बताएं कि ऐसी कौन सी वर्स है जिस पर अमल करना हराम है भाई, हमने तो कभी भी नहीं सुना। अभी आपके सामने वर्स आएंगी, नंबर्स के साथ आएंगी, और आप बहुत सुकून से इसको देखेंगे, डोंट वरी अबाउट द मैटर, ठीक है। हाँ भाई, देखें अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा कि हमने डिस्कस किया कि नासिख किसे कहते हैं और मनसूख किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट कही थी कि कुरान की कुछ वर्सेस ऐसी हैं जिन पर अमल करना जायज़ नहीं है, ठीक है। तो बात हैरानगी वाली थी, अजीब सी थी। तो बच्चों ने कहा सर कोई एग्जांपल दें। मैंने कहा एग्जांपल तो इंक्लूडेड इन द आंसर है, आ रही है। तो पहली एग्जांपल आपके सामने है उसमें से कि ऐसी वर्स है जिसके ऊपर अमल करना जायज नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप जरा जो है इन दो वर्सेस को लिख लें, ठीक है, बी को इन दो वर्सेस को लिखें, फिर मैं पूरी हिस्ट्री सुनाता हूँ, इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। सुनो भाइयों, भाइयों बहनों, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले बेसिक एक चीज समझ लें, ठीक है। बेसिक क्या समझना है कि इस्लाम के शुरू में वाइन हराम थी, हलाल थी, और बाद में हराम कर दी गई, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब ये जब पहले हलाल थी या अलाउड टू ड्रिंक थी, ठीक है, जिन वर्सेस में ये लिखा गया है कि वाइन इज अलाउड टू ड्रिंक, वो कैंसिल आउट हो गई, इसलिए उनको मनसूख कहते हैं। और जिन वर्सेस में ये लिखा गया है कि वाइन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, 100% हराम, ठीक है, तो वो वर्सेस क्या हो गई? वो वर्सेस नासिख हो गई, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन आ रही है। तो सुनना बच्चों, मैंने आपको कहा कि अब इसके लिए आपको ना एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है कि मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि जो ये ब्लू से जो वर्सेस लिखी हुई हैं, ठीक है, दो वर्सेस जिनके ऊपर हेडिंग लगी हुई है नास मनसूख की, ठीक है, इसमें एक्चुअल में ये पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो रहा है कि वाइन हलाल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट ऑफ इस्लाम में वाकई वाइन हलाल थी और बाद में वाइन हराम हो गई, ठीक है, बाद में वाइन हराम हो गई। अब इसको जरा अच्छी तरीके से समझो, फिर फर्दर हम कुछ लिख रहे होंगे। अच्छा, अब देखो कहानी क्या हुई। कहानी कुछ यूं हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को ग्रेजुअली डेवलप किया है, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट का इस्लाम का पर्पस ये होता है बेटा कि हर कोई इसके ऊपर इजीली अमल कर सके, ठीक है। अगर एक बंदा अभी नया नया मुसलमान हुआ है या मुसलमान नहीं हुआ, नया नया नेक हुआ है, ठीक है, आप सारे फतवे उसके ऊपर लगा दें, अब तुम्हें ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब करना पड़ेगा,
ठीक है। तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो बोलेगा यार नेक बन गया अजाब हो गया भाई, पहले ही दोबारा वाली लाइफ में जा रहा हूँ। ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ग्रेजुअल डेवलपमेंट की और एक लेसन भी दिया नासिक मनसूख के थ्रू कि इंसानों को, कौमों को, नेशंस को ग्रेजुअली डेवलप किया जाए तो वो इफेक्टिव रहता है। ठीक है। अच्छा, अब सुनो इस ग्रेजुअल डेवलपमेंट में हुआ क्या। क्योंकि वाइन एक एडिक्शन थी, वाइन एक एडिक्शन थी, ठीक है, और एडिक्शन इजीली रिमूव नहीं होती। एडिक्शन को खत्म करने के लिए जरा टाइम लगता है। जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जब चर्सियों को, चर्सी देखे ना, वो जो क्या कहते हैं घूम रहे होते हैं, वो घूम कहाँ रहे होते हैं, बेचारे मस्त होते हैं। ठीक है, वो चादर वादर डाल के सुट्टा लगा रहे होते हैं। ठीक है। और वो क्या कहते हैं वहां बैठे होते हैं अक्सर, क्या कहते हैं किसी पुल वुल के नीचे। ठीक है। तो अब जरा गौर से सुनिएगा। आपने इन चर्सियों को देखा होगा, ठीक है भाई, आपने इन चर्सियों को देखा होगा कि इनको अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले पकड़ के ले जाते हैं ना, तो कुछ दिन तक इनकी एडिक्शन को खत्म करने के लिए कुछ दिन तक खुद इंटॉक्सिकेशन के, इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स इनको दी जाती हैं, लेकिन उसकी डोज आहिस्ता 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 कम कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि एडिक्शन को आप बिल्कुल एक साथ खत्म नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ में। तो एडिक्शन को रिमूव करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म किया जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाइन की एडिक्शन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया। वो कैसे, सुनो अब बहुत गौर से, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू में हर कोई वाइन पी रहा था, लाइफ इन मक्का में वाइन मना नहीं थी। ठीक है। बस जो लोग जरा अच्छी नेचर के थे वो नहीं पीते थे, वो कहते थे नहीं यार हमें पसंद नहीं है, क्योंकि मना नहीं का मतलब ये थोड़ी है कि लाजमी है पिए। ठीक है। मना नहीं का मतलब ये कि ठीक है आपका आपके लिए अलाउड है, पिए ना पिए कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो जो लोग अच्छे थे, ठीक है, बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो बाय नेचर ही बोलते थे नहीं यार ये बुरी चीज है मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है। तो वाइन जो है वो शुरू में तो अलाउड थी, लाइफ इन मक्का में पूरी अलाउड रही 13 साल। लाइफ इन मदीना में भी इनिशियली अलाउड रही कुछ ईयर्स। ठीक है। तो अब जब लाइफ इन मदीना में भी अलाउड रही ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर वाइन को कैसे हराम किया। एक दिन हजरत उमर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ठीक है। और हजरत उमर ने कहा कि या रसूलुल्लाह, ये इस्लाम कितना पाकीज़ा रिलीजन है, इसमें ये वाइन वगैरह तो नहीं होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा कि उमर जरा वेट करो, अल्लाह ताला जो हुक्म देंगे, ठीक है, वो होगा। ठीक है। अच्छा जी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुछ दिनों बाद ये ऑर्डर आ गया, ठीक है, कि ओ यू बिलीव या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। क्या मतलब, सुनिएगा कि एक दिन मदीना के, बैकग्राउंड सुनना फिर मतलब भी समझाता हूँ। एक दिन मदीना के एक इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, मदीना के, मस्जिद नबवी के नहीं, हाँ, मदीना के एक इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई। नमाज के अंदर उनसे हो गई कोई गलती, कुछ किरात गलत कर दी। तो बाद में कुछ लोग इनके पास आ गए, हजरत आपने ये गलती कर दी, नमाज में गलत पढ़ दिया। तो जैसे कॉमनली होता है, तो इमाम साहब ने बहुत ही पुरसुकून, कूल रिप्लाई दिया, हाँ यार वो वाइन पीकर आ गया था, थोड़ा सा जो है ना उसकी, उसका कुछ इफेक्ट बाकी था कुछ, मैं हालांकि मैं समझ रहा था कि वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं उसका कुछ इफेक्ट बाकी था, तो नमाज पढ़ा दी, उसमें गलती हो गई। अब अंदाजा लगाया, क्योंकि उस वक्त वाइन एक हलाल चीज थी। यानी ऐसे ही जैसे आज कोई इमाम साहब ये कहते हैं हाँ यार सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कोई दवा ली थी, उसका इफेक्ट था, उसकी वजह से गलती हो गई, तो उन्होंने ऐसे ही ठंडा सा रिप्लाई दे दिया कि भाई वाइन पीकर आ गया था, तो जरा सी गलती हो गई, ठीक है माफ करना भाई। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना फौरन वर्ड्स नाजिल कर दी कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, डू नॉट अप्रोच द प्रेयर, ठीक है, विद द माइंड बिफोर। अरे मुसलमानों कुछ तो ख्याल करो, मुसलमानों कुछ तो ख्याल करो, यार नमाज के वक्त तो ना पी कर आओ, ये कह रहे हैं अल्लाह ताला। बात आई समझ में। मुसलमानों कुछ तो ख्याल करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसे कहते हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों कुछ तो ख्याल करो, नमाज के वक्त तो वाइन ना पी कर आओ। अच्छा, अब ये वर्ड बड़े प्यार से अल्लाह ताला ने मना किए, लेकिन इसके मना करने के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक्चुअली ये कहा कि नमाज के वक्त ना पियो। ठीक है। अब इंसान फजर की नमाज पढ़ेगा ना, तो फजर से लेकर चलो सुनो, इंसान असर की नमाज पढ़ेगा, तो असर से मगरिब का टाइम है बहुत थोड़ा सा। अगर कोई असर के बाद वाइन पीता है, तो मगरिब तक उसका नशा खत्म होगा ही नहीं, इंटॉक्सिकेशन खत्म होगी ही नहीं, तो लिहाजा असर से मगरिब के दरमियान तो वाइन पिएगा ही नहीं।
मगरिब के बाद वाइन पीता है तो मगरिब से ईशा का टाइम भी थोड़ा सा है, तो मगरिब के बाद भी जो वाइन पिएगा, ठीक है, तो ईशा तक उसका नशा खत्म नहीं होगा, लिहाजा जो है वो क्या कहते हैं, वो मगरिब के बाद भी वाइन नहीं पिएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है। अच्छा अब सुनना, रह गया फजर से लेकर जोहर तक का टाइम, वो लॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी वाइन नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस और नौकरियों का टाइम था, ठीक है, वो बिजनेस का कारोबार का टाइम था। उस वक्त वाइन पी लेगा तो क्या कहते हैं, बिजनेस कैसे करेगा, कमाएगा कैसे? ठीक है, तो लिहाजा फजर के बाद वाइन नहीं पीते थे ये लोग। तो अच्छा, जोहर के बाद भी वही बिजनेस और कारोबार और ये सारा वाइंड अप करने का टाइम होता था। असर के वक्त आपको मालूम है कि पहले जमाने में ऐसा हिसाब किताब नहीं था कि आप जो है वो क्या कहते हैं रात तक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो अब जरा गौर से सुनना है, तो इस तरह फजर के बाद भी नहीं पिएगा क्योंकि बिजनेस का टाइम है, जोहर के बाद भी नहीं पिएगा क्योंकि बिजनेस का टाइम है, असर के बाद भी नहीं पिएगा क्योंकि मगरिब की नमाज फौरन आ रही है, मगरिब के बाद नहीं पिएगा इसलिए कि ईशा की नमाज फौरन आ रही है। अब सिर्फ रह गया, तो ये अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यार से सिस्टमेटिक वे के अंदर इंसान की एडिक्शन ऑफ वाइन को दिन के टाइम में खत्म कर दिया। आई बात समझ में? एडिक्शन ऑफ वाइन को दिन के टाइम में खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने। ठीक है, अब जब इंसान दिन दिन को वाइन नहीं पी रहा, बस एक टाइम रह गया ईशा के बाद, तो अल्लाह ताला भी यही चाहते थे कि एडिक्शन है, चलो थोड़ा बहुत तो पीने दो यार, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पीने दो, ठीक है, ताकि ये अब कम होती जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन, तो फिर उसके बाद मना करेंगे। तो ईशा के बाद इंसान कोई पिएगा, पी पा के सो जाएगा। जब सो जाएगा तो चलो वो जो लाइन वाइन पीकर झगड़े और ये सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रहे थे, ठीक है, तो वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ईशा के बाद पी रहा है, चलो घर में बैठेगा, ठीक है, सो जाएगा। लेकिन अब एक कहानी हुई कि अब क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज के वक्त वाइन मना कर दिया ना, तो कुछ मुसलमान तो जो पीते भी थे ना, वो भी स्टॉप हो गए कि यार बहुत हो गया। ठीक है, अल्लाह ताला नमाज के वक्त नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब अल्लाह ताला को ये वाइन पसंद नहीं है। ठीक है, जब अल्लाह ताला को वाइन पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं नमाज के वक्त भी नहीं पीऊंगा। ठीक है भाई, तो ये उस बंदे ने ये ऐसा सोच लिया, कुछ मुसलमानों ने, और कहा कि भाई हमें पीनी नहीं है वाइन। आई बात समझ में? ठीक है, तो कुछ मुसलमान तो उससे हट गए, लेकिन इवन देन जो दूसरे मुसलमान थे भाई, ठीक है, कुछ जो थोड़ा सा रिलैक्स लाइफ गुजार रहे थे, उन्होंने कहा कि यार चलो अभी भी ओकेजनली पी लेते हैं, तो पिया करते थे। अब एक दिन वाकया हुआ कि मैंने कहा ना कि ओकेजनली पी लिया करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज के वक्त पीने को जो है जब मना किया, तो हजरत उमर आए होली प्रॉफिट के पास फिर कि या रसूल अल्लाह बैयिन लना फिल खमरी बयानन शाफिया, कि या रसूल अल्लाह वाइन के बारे में कुछ क्लियर डिक्लेरेशन दे ले, कोई क्लियर डिक्लेरेशन दे देंगे ना तो बस आप हराम कर दें इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर जरा वेट करें, अल्लाह ताला ने अभी नमाज के वक्त का मना किया है, उसके बाद का देखें कब ऑर्डर आता है। अच्छा जी, अब हजरत उमर जाए गए ना पूछने, ठीक है, तो और भी कुछ लोग आए, ठीक है, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि भाई देखो, एक बात याद रखो, देखना भाई आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि देयर इज अ ग्रेट सिन इफ दे आस्क यू अबाउट ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। ये आपसे पूछते हैं ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग के बारे में, जुए के बारे में, ठीक है, गेम ऑफ चांस के बारे में, तो आप इनको बता दें देयर इज अ ग्रेट सिन, इसके अंदर सिन जरूर है, बोथ इन बोथ गेट सिन तो है, ऑल्दो दे मे हैव सम बेनिफिट्स। यानी अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि भाई दे मे हैव सम बेनिफिट्स। क्या मतलब? इसका मतलब समझना बेटा, अल्लाह ताला खुद नहीं कह रहे कि दे मे हैव सम बेनिफिट्स, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स हैं, तो वाकई कुछ बेनिफिट्स होंगे, लेकिन एक बात याद रखो, जो बेनिफिट तुम्हारे दिमाग में है गुना उससे बड़ा है। जो बेनिफिट तुम्हारे दिमाग में है गुना उससे बड़ा है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये तो कहा कि गुनाह है, लेकिन 100% स्टॉप नहीं किया वाइन को, यानी 100% प्रोहिबिटेड नहीं कहा, बड़ा इसके अंदर बेनिफिट से ज्यादा गुना है। तो जब बेनिफिट का वर्ड अल्लाह ताला ने खुद यूज किया हुआ था ना कुरान में, तो इसके अंदर कुछ कंपेनियंस क्या कर रहे थे, लीनियंसी समझ रहे थे, और थी भी, ठीक है, तो यूं समझ लो कि मनसूख वाली जो दूसरी वर्स है, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने जब बेनिफिट का वर्ड यूज कर लिया, तो उससे पता लगा कि कुछ ना कुछ लीनियंसी अभी बाकी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? तो अब जरा देखिएगा, तो लीनियंसी कुछ ना कुछ अभी बाकी है, ये उस वक्त के कंपेनियन सोच रहे थे, अभी बाकी नहीं है, ठीक है, अभी बाकी नहीं है। तो और कंपेनियंस ने क्या किया कि दूसरी वर्स नाजिल होने के बावजूद, ये जो ओ यू बिलीव डू नॉट अप्रोच के बाद वाली जो वर्स है, इसके वर्स, इस वर्स के नाजिल होने के बावजूद ओकेजनली पी लिया करते थे, ठीक है, ओकेजनली पी लिया करते थे, समझना जरा, हाँ, ओकेजनली पी लिया करते थे।
फिर एक वाकया हुआ, गौर से सुनना अब। हाँ, अब हम नासिख की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों तो हो गई थी मनसूख। अब हम नासिख की तरफ आ रहे हैं, जो मैं अभी लिख कर दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो जरा गौर से सुनिएगा कि उस वक्त तो वाइन हलाल थी ना। ठीक है, और ओकेजनली पीना भी अलाउड था, तो इसलिए अगर आप पी लेते तो वो कोई हराम या प्रोहिबिटेड नहीं था। ठीक है, लेकिन गौर से सुनिए, अब क्या हुआ। ओकेजनली लोग पी रहे थे। एक दिन मदीना के अंदर रात के वक्त एक महफिल लगी। ठीक है, बॉनफायर होता है ना भाई, बॉनफायर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही समझना। बॉनफायर होता है ना, तो बॉनफायर चल रहा था। ठीक है बेटा, स्क्रीन अभी आ जाएगी, पहले मेरी कहानी सुन लो। ठीक है, बॉनफायर चल रहा था, और जैसे कंपेनियंस उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे सारे। ठीक है, और कंपेनियंस उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, और कबाब बन रहे थे टाइट वाले। मतलब एक कैमल जबा किया था, और उसको जो है वो क्या कहते हैं, रोस्ट कर रहे थे और खा रहे थे। तो अब वाइन भी आ गई, किसी ने ला के रख दी। ओकेजनली तो पीते थे उस वक्त, 100% हराम तो नहीं हुई थी। 80% ऑफ द कंपेनियंस नहीं पी रहे थे, लेकिन 20% 20% इसीलिए पी रहे थे कि चलो हलाल है, चलो ओकेजनली तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, तो पी लेते हैं। तो वाइन पी ली। अब आपको पता है वाइन पीने के बाद इंसान अपने सेंसेस में तो रहता नहीं है। जब इंसान वाइन पीने के बाद अपने सेंसेस में नहीं रहता, ठीक है, तो अब नुकसान क्या हुआ। लोगों ने वाइन पी, और वाइन पीने के बाद एक मक्की मुहाजिरी कंपेनियन, यानी मक्का का कुरैश का एक आदमी, कुरैश के एक आदमी ने कुछ वाइन पीने के बाद वो फ्लैशबैक में चला गया, वो अपनी पुरानी यादों में चला गया, और पुरानी यादों में जाकर, ठीक है, उसने कुछ उल्टे सीधे अशार पढ़े। और आपको पता है कुरैश तो बहुत ही टेढ़े लोग थे पहले, इस्लाम ने उनको आके बहुत ही सीधा कर दिया और बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर दिया। कुरैश तो बहुत ही एरोगेंट पीपल थे। ठीक है, तो अब जब वो फ्लैशबैक में जाकर कुरैश के इस आदमी ने, ठीक है, और वो अशार पढ़ना शुरू किए, तो उल्टी सीधी बातें भी की, और उसके बाद अंसार जो थे, अंसार, उनको भी कहने लगा ये हम पर ज्यादा एहसान ना जताओ तुम लोग। ठीक है, कि तुमने हमें जगह दे दी, हम तुमसे बहुत ऊपर की चीज है, और यूं है। और वाकई वर्ल्डली मैटर्स के अंदर तो अगर वो माइग्रेट ना करके आते तो वो ऊपर ही की चीज थे, लेकिन माइग्रेशन के बाद इस्लाम के लिए उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। तो अब तो ये वाइन पी के उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। अच्छा जी, जो लोग वाइन नहीं पिए हुए तो वो एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, जैसे होता है कि एक बंदा कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हो, तो और वो अपने सेंसेस में ना हो, तो दूसरे एंजॉय करते हैं। तो जो लोग वाइन नहीं पिए हुए थे वो तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंसारियों में से भी कुछ वाइन पी के बैठे थे। तो अब अंसारी एक कंपेनियन ने जो वाइन पिया हुआ था, उसने इसको रिप्लाई देना शुरू किया, किसके अंदर, पोइट्री के अंदर। अब बात समझना, मक्का वाले शॉर्ट टेम्पर लोग थे, ठीक है, अभी भी वैसा ही है। मदीना वाले बहुत ही कूल माइंडेड पर्सनालिटीज के मालिक, ठीक है, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता था। तो मक्का वाला वो बंदा जिसने वाइन पिया हुआ था, ठीक है, उसने जैसे अपने खिलाफ पोइट्री सुनी, उसको आ गया गुस्सा। ठीक है, उसने क्या किया, एक हड्डी उठाई, जो अभी अभी कबाब खाए थे ना, ठीक है, अभी अभी जो कबाब खाए थे कैमल के, उसकी एक हड्डी उठाई और वो घुमा के मारी उस बंदे के, जो वो पोइट्री कर रहा था। ठीक है, जो मक्का वालों के अगेंस्ट, या मतलब उसको रिप्लाई दे रहा था, उसके सर पे जाके लगी, एंड ही गॉट इंजर्ड। अब जो है वो क्या कहते हैं, बीच बचाव किया गया। वो जो लोग वाइन नहीं पिए हुए थे, उन्होंने कहा भाई देखो मैटर सीरियस हो गया, और रात को एक कहानी चली थी, बीच बचाव किया गया, बीच बचाव हुआ, और सुबह के वक्त होली प्रॉफिट के ऊपर रेवलेशन आ गई। ठीक है, इन्नल खमरा वल मैसिरा वल अंसाबा वल अजलामा रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, indeed the wine and the drinking and the dedication to stones and game of chance, all are the filthy works of Satan. Get away from them so that you may prosper. तो तीन वर्ड्स, तीन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेंटेंस कह दिए। फिल्दी वर्क्स ऑफ सेटन, नापाक काम है, एक मुसलमान के लिए जायज नहीं होते। गेट अवे फ्रॉम देम, बिल्कुल इससे दूर रहना। ठीक है, ठीक है, सो दैट यू मे प्रॉस्पर, तभी तुम नेक बनोगे, वरना नेक बनोगे ही नहीं। बिल्कुल किस्सा ही खत्म कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाइन का। और इसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्करा कलीलुहु व कसीरुहु हरामुन। ठीक है, जिसके ज्यादा, मा अस्करा कसीरुहु फ कलीलुहु हरामुन, क्या मतलब कि जिस चीज के ज्यादा खाने या पीने से नशा आता है, उसका थोड़ा सा खाना या पीना भी हराम है। ठीक है, मा अस्करा कसीरुहु व कलीलुहु हरामुन,
कि जिसके थोड़ा ज्यादा पीने से नशा आता है या खाने से नशा आता है, ठीक है, तो उसका थोड़ा पीना भी हराम ही है। आ गई बात समझ में? तो ये आप डिक्लेरेशन आ गई, और ये अब इसको फिल्दी कह दिया। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनिएगा, सिंपल सी बात हो गई कि भाईजान, कि अब अगर कोई एक कतरा भी वाइन का आपके कपड़े पे भी लग जाएगा ना, तो वो भी हराम है। आ गई बात, मतलब सॉरी, वो भी नापाक हो जाएगा कपड़ा, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को, और कपड़े को धोना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। तो ये मैटर है कि वाइन का, और इस तरीके से पता लगा मेरे भाई कि वाइन इनिशियली हलाल थी, ठीक है, फिर हराम हो गई। ठीक है, अब आपके पास स्क्रीन आ रही है, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, वाइन इनिशियली हलाल थी, और फिर इस वर्ष ने 100% उसको हराम कर दिया, जो रेड से लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो, अल्लाह ताला ने तीन तीन बातें कह दी इसके अंदर। ठीक है, एक बात ये कही कि भाई देखो, इंटॉक्सिकेंट एंड गैम्बलिंग्स, ठीक है, डेडिकेशन टू स्टोन्स, ठीक है, एंड डिवीजन बाय एरोज आर द फिल्दी वर्क्स ऑफ सेटन, ये शैतान के काम है, शैतान के काम है, तो एक इंसान मुसलमान कैसे कर सकता है? ठीक है, गेट अवे फ्रॉम देम, 100% कह दिया, उसके करीब भी ना जाना। ठीक है, सो दैट यू मे प्रॉस्पर, तभी तुम नेक बनोगे भाई। ठीक है, तो इससे अब पता लग गया कि वाइन 100% हराम हो गई। तो ये दोनों वर्सेस जो थोड़ी सी लीनियंसी रखती थी, ये मनसूख हो गई। ठीक है, और ये वाली वर्स कैंसिल, नासिक कैंसिल हो गई, वो कैंसिलिंग हो गई। ठीक है, ओ भाई, जब होली प्रॉफिट के टाइम पर वाइन हराम हो गई, तो कैलिफ के टाइम पर कहां से हलाल हो जाएगी भाई? होली प्रॉफिट के बाद कैलिफ बने ना। एक दफा जब हराम हो गई ना, तो उसके बाद कभी भी फिर हलाल नहीं हुई, कयामत तक नहीं होगी मेरे भाई। आई बात समझ में? कैलिफ के टाइम पे कहां से हलाल हो जाएगी? ठीक है, तो बी को एक भाई हो, इसको लिख लो जरा जल्दी से। अच्छा बेटा जी, ये सिगरेट वगैरह की कहानियां अलग हैं। ठीक है, अच्छा, और दिव्या एक बात सुने, जब भी कोई गुनाह ऐसा था कि जो पहले किया गया इस्लाम लाने से पहले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर कहा है ना, कुरान वो हदीस में मेंशन है, अल इस्लामु यहदिमु मा काना कबलहु, अगर एक बंदा इस्लाम लाता है, तो इस्लाम से पहले के जो गुनाह हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। ठीक है, जन्नत में वाइन हलाल होगी, और जबरदस्त स्टाइल की और टाइप्स की वाइन होंगी। ठीक है, वो अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते, बस इतनी बात याद रखिएगा, दुनिया की वाइन पीने के बाद इंसान अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जन्नत की वाइन पीने के बाद इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल और बढ़ेगा, वो अल्लाह ताला से करीब होगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो गौर से सुनने। तो ये नासिक लिख लिया भाई, आगे चलें। देखो भाई, एक बात को समझें, बहुत आसान सा मैटर है, रट्टे वाली कुछ वर्सेस हैं। ठीक है, देखो, यहां पर एग्जाम्पल ऑफ द वेटिंग पीरियड, यानी इद्दत की बात हो रही है, इद्दत। ठीक है, फॉर विडोज। देखो क्या मतलब है कि भाईजान, इद्दत किसे कहते हैं समझना। इद्दत कहा जाता है ना कि एक विमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाए, या उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स कर दे। ठीक है, डेथ हो जाए या डाइवोर्स कर दे, तो डेथ और डाइवोर्स की सूरत में अ, इस्लाम एनकरेज करता है, गौर से सुनना, क्योंकि इस्लाम हाईएस्ट लॉजिकल रिलीजन है। इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो अब सारी जिंदगी ऐसी गुजारो, बल्कि इस्लाम इसको एनकरेज करता है कि उस वुमेन को अनदर मैरिज कर लेनी चाहिए। ठीक है, एनकरेज करता है। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, क्या क्या करता है, किस तरह से एनकरेज करता है, लेकिन इस्लाम एनकरेज करता है कि उस वुमेन को अनदर मैरिज कर लेनी चाहिए। लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद, या हस्बैंड से तलाक के बाद, ठीक है, जिंदगी खत्म नहीं होती, इस्लाम ये कहता है। ठीक है, आपने अनदर मैरिज कर लेनी चाहिए। तो लेकिन क्या वो मैरिज हस्बैंड की डेथ के अगले ही दिन कर लेगी, या 1 महीने के अंदर अंदर कर लेगी, या तलाक के 1 महीने के अंदर अंदर कर लेगी, 2 महीने के अंदर? नहीं, उसका ये है कि अगर हस्बैंड की डेथ हुई है, डेथ, ठीक है, तलाक की लगे थोड़ी सी, अगर डेथ हुई है, नहीं देविया 40 डेज वगैरह नहीं है, सुन ले गौर से सुने, अगर हस्बैंड की डेथ हुई है, तो वो 4 महीने 10 दिन, यानी 4 महीने 10 दिन, ठीक है, तो 130 डेज, ठीक है, 4 महीने हो गए ना, 4 3 जा 12, ठीक है, तो 130 डेज, तो 130 डेज तक, 130 दिनों तक
ठीक है, वो मैरिज नहीं कर सकती, नेक्स्ट मैरिज। ठीक है, तो 130 दिनों के बाद शी इज अलाउड टू मैरी एनी अदर मैन। ठीक है, तो अब वो जो 130 दिन मैंने आपको कहे, 4 महीने 10 दिन, 4 मंथ एंड 10 डेज। ठीक है, तो 4 मंथ एंड 10 डेज के ड्यूरेशन को इद्दत कहा जाता है, जिसके लिए वेटिंग पीरियड का टाइम है। यानी शी विल वेट फॉर 4 मंथ्स एंड 10 डेज, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट मैरिज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है भाई, तो 4 मंथ एंड 10 डेज बाद वो नेक्स्ट मैरिज कर सकेगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को इद्दत कहते हैं। अब क्वेश्चन ये हुआ, क्वेश्चन ये हुआ बेटा जी, कि वो ये 4 महीने 10 दिन कहाँ रहेगी? तो इस्लाम ने उसका ये आंसर किया, यानी वो जो इद्दत का टाइम है वो कहाँ गुजारेगी, तो उसके बारे में इस्लाम आंसर कर रहा है। ठीक है, कुरान कह रहा है, इफ एनी ऑफ यू डाई एंड लीव विडोज बिहाइंड, तो में से किसी की डेथ हो और विडोज हो, दे शैल वेट कंसर्निंग देमसेल्व्स। कंसर्निंग देमसेल्व्स को अंडरलाइन कर लेना बेटा। ठीक है, कंसर्निंग देमसेल्व्स के वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, कि वो खवातीन अपना जो वेटिंग पीरियड गुजारेंगी 4 मंथ एंड 10 डेज, वो वेटिंग पीरियड हस्बैंड के घर में गुजारेंगी। ये बहुत लंबी आयत है। ठीक है, कंसर्निंग देमसेल्व्स के वर्ड से हमें पता लग रहा होता है कि वो वेटिंग पीरियड कहाँ गुजारेंगी? हस्बैंड के साथ, जिस घर में वो रहा करती थी उसकी डेथ से पहले, एज द रेजिडेंट। एज द रेजिडेंट कह रहा हूँ, पता चला घूमने फिरने गए हुए थे, ठीक है, और होटल में रह रही थी, हस्बैंड की डेथ हो गई वहां। ठीक है, तो अब ये नहीं कि होटल में 4 महीने 10 दिन, जिस घर में वो एज अ रेजिडेंट रहा करती थी अपने हस्बैंड के साथ, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो या वो इंडिविजुअल रह रही हो, ठीक है, तो उस घर में वो 4 महीने 10 दिन उसको गुजारने चाहिए वेटिंग पीरियड। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में? और ये इतना स्ट्रिक्ट कमांड था कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने लिखा था कंसर्निंग देमसेल्व्स, कि वो बिल्कुल वहीं रहेंगी, वहां से निकलेंगी नहीं। यानी वो कहीं और ये वेटिंग पीरियड अपनी अम्मा के घर, अपने भाई के घर नहीं गुजार सकती। ये पुरानी कमांडमेंट थी। आ गई बात समझ में? ये ओल्ड कमांडमेंट थी। ठीक है, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। लेकिन ये कमांडमेंट हो गई थोड़ी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अब मिसाल के तौर पर वो एक बैंगलो में रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ, और वो बैंगलो 500 यार्ड्स 1000 यार्ड का बैंगलो था। हस्बैंड के साथ रह रही थी तो कोई मसला नहीं था। अब उसको वहां रहने में डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ठीक है, कि यार अकेले कैसे रहूंगी। या फॉर एग्जाम्पल उस बैंगलो का किराया हस्बैंड आराम से जो है वो 3.5 लाख रुपए दे रहा था, उसके लिए कोई मसला नहीं था, उसका बिजनेस चल रहा था। हस्बैंड की डेथ हो गई तो अब ये 3.5 लाख रुपए किराया कहाँ से देगी? ठीक है, कोई भी ऐसा रीजन हो गया। ठीक है, तो अब नहीं दे पा रही। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि क्या इस्लाम ने इसके लिए कुछ रिलैक्सेशंस रखी हैं? ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये वर्ड्स नाजिल कर दी कि हाँ, ऐसी रिलैक्सेशंस हैं। ठीक है, कि पहले जो हमने कमांड किया था कि वो 100% हस्बैंड की फैमिली या हस्बैंड के घर में ही वो वेटिंग पीरियड स्पेंड करे, तो अब हम उसके अंदर थोड़ी सी लीनियंसी ला रहे हैं। ठीक है, कि दोज ऑफ यू डाई एंड लीव विडोज बिहाइंड, बिल्कुल वही कंडीशन आ गई। तो उनको चाहिए कि वो अपनी वाइफ को 1 साल का मेंटेनेंस का खर्चा वर्चा तो मिले उनको, ठीक है, और उनको रेजिडेंस भी मिले, ठीक है, विदाउट टर्निंग देम आउट। तुम हस्बैंड की फैमिली वाले उस वुमेन को उस घर से नहीं निकालोगे, बट इफ दे लीव, यानी अगर विडोज खुद चाहें उस पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ना, ठीक है, देर इज नो ब्लेम ऑन यू, तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना ही अल्लाह ताला ने कहा कि उन विडोज के लिए कोई गुनाह है। आई बात समझ में? तो अल्लाह ताला ने इस सेकंड वर्स के अंदर क्या किया? ठीक है, अल्लाह ताला ने अलाउ कर दिया कि भाई विडोज ये वेटिंग पीरियड कहीं और भी गुजार सकती हैं। लेकिन कहीं और गुजारने का मतलब ये नहीं है कि जगह जगह 10 दिन 5 दिन 6 दिन गुजारे, कि भाई अब हस्बैंड की डेथ हो गई तो एक भाई का 10 दिन गुजार लिए, एक भाई का 15 दिन गुजार लिए, दुबई वाले भाई क्या 2 महीने गुजार के आ गई, कनाडा वाले क्या 1 महीना गुजार लिया, और इस तरह 4 महीने 10 दिन किए, हस्बैंड नहीं मर गया, कोई पिकनिक हो गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक दूसरी जगह को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यार चलो हस्बैंड की फैमिली के साथ या हस्बैंड के घर में गुजारना ये वेटिंग पीरियड बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो अब दूसरी जगह को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और वो जो जगह सेलेक्ट की जाएगी उसमें 4 महीने 10 दिन गुजारे जाएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, तो ये होता है कि मनसूख और नासिक का कॉन्सेप्ट। ये ग्रीन वाली वर्ड्स नासिक हो गई, ठीक है, और पुरानी वाली वर्ड्स जो ब्लैक से लिखी हुई है, इसकी हाफ कमांडमेंट मनसूख हुई है, बात याद रखिएगा।
सिर्फ कंसर्निंग देमसेल्व्स वाली कमांडमेंट मनसूख हुई है। 4 महीने 10 दिन 4 मंथ एंड 10 डेज वाली कमांडमेंट मनसूख नहीं हुई है। ऐसा भी होता है बेटा, ये देखो कुरान के अंदर वर्ड्स लिखी हुई है, उसका सिर्फ एक पार्ट मनसूख यानी कैंसिल्ड हुआ है। ठीक है, पूरी वर्स या पूरा पार्ट कैंसिल नहीं हुआ। आ गई बात समझ में भाइयों? मैटर क्लियर हो गया? जरा जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जरा जल्दी बताइएगा, मैटर क्लियर हो? दूसरी चीज समझे, आखिरी पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, आखिरी पॉइंट आ गया तो पार्ट ए खत्म। ठीक है, पार्ट ए के अंदर हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन, देखना बेटा, पार्ट ए में हमने क्या किया? सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन दिया, नासिख मनसूख और टाइप्स ऑफ नसख बता दी। ठीक है, फिर हम पार्ट ए के पैरा 2 के अंदर वाइन वाली एग्जांपल ले आए, पार्ट ए के पैरा 3 के अंदर हम इद्दत वाली एग्जांपल ले आए। अब हमारे पास 2 मिनट की क्लास बाकी बची है। ठीक है, और वो ये है कि देखो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नसख, जो 4 मार्क के लिए आ सकता है। यानी एग्जामिनर ये पूछ सकता है, यार अल्लाह ताला ये नासिख मनसूख का कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो करता है? ठीक है, या क्यों कुरान में फॉलो किया गया है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस्लाम इज द हाईएस्ट लॉजिकल रिलीजन। ठीक है, इस्लाम हर चीज में लॉजिक को लेकर आता है। कभी कभी वो लॉजिक हमें समझ नहीं आ रही होती, अल्लाह ताला हमसे बहुत ज्यादा लॉजिकल और इंटेलिजेंट है, तो वो बाद में समझ आती है हमें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नासिख और मनसूख के कॉन्सेप्ट को यानी नसख के कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया? ठीक है, तो 1 लाइन इंट्रोडक्शन ऑफ नासिख दे दिया और मनसूख दे दिया, कि नासिख कहते हैं कैंसिल करने वाली वर्ड्स को, मनसूख कहते हैं कैंसिल्ड वर्ड्स को। फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई ये नहीं कि पूरे कुरान में जगह जगह नासिख मनसूख है, सिर्फ 6660 के करीब आयतें हैं, मैं कह रहा हूं अराउंड 6660 वर्सेस में से सिर्फ 5 जगह पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। ठीक है, और उन 5 जगह को मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, नोट से मैंने बॉक्स बना के लिख दिया कि कौन कौन सी वर्सेस कैंसिल्ड हुई है। नेक्स्ट थिंग सुनना, करेक्ट एंड एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ अल्लाह। नासिख मनसूख को पढ़ने और समझने का सबसे पहला फायदा ये होगा कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सी वर्स एप्लीकेबल है, कौन सी नहीं है। आ गई बात समझ में? हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी वर्स के ऊपर अमल करना है, कौन सी पे नहीं करना। ठीक है, वाइन को जो वर्सेस हलाल कह रही हैं उस पर अमल नहीं करना है, जो हराम कह रही हैं उस पर अमल करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अच्छा, अगर कोई कुरान को एक्सप्लेन करना चाहता है, तफसीर लिखना चाहता है कुरान की, ठीक है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो पहले क्या करे, प्री कंडीशन है उसके लिए कि नासिख मनसूख के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़े, और कौन कौन सी वर्स मनसूख हुई हैं, कौन कौन सी नासिख हैं, ये लाजमी उसे पता होना चाहिए, वरना गलत तफसीर करेगा, हलाल को हराम लिखेगा, हराम को हलाल लिखेगा। अगर आप इमीडिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स समझना चाहते हैं, तब भी जो है वो ये देखो ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इमीडिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स समझना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए नासिख और मनसूख के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, वरना वही होगा, हलाल को हराम, हराम को हलाल लिखेगा। ठीक है, देखो तफसीर का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान, तो कुरान की एक्सप्लेनेशन के लिए तो जरूरी है ही, इस्लामिक लॉ के लिए भी जरूरी है। और ये भी बताया जा रहा है देखो नासिख मनसूख के कॉन्सेप्ट से कि यार देखो इस्लाम को क्योंकि कयामत तक रहना था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको हाईएस्ट लॉजिकल बनाया। ठीक है, कि इसकी डेवलपमेंट इतनी जबरदस्त वे के अंदर कर दी, ठीक है, कि बिल्कुल कि दुनिया की कोई नेशन किसी वक्त भी सुधरना चाहे तो इस्लाम की इस ग्रेजुअल डेवलपमेंट के रूल्स को ले ले, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, अपने अंदर चेंज लाना चाहे, ठीक है, तो कुरान के रूल से इजीली ला सकते हैं। ये नासिख मनसूख का कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है। ठीक है, ये बताया गया है कि अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो नेशन हो, फैमिली हो, हाउस हो, लोग हो, तो भाईजान ग्रेजुअल चेंजेस की तरफ आए, बम ना गिराएं बिल्कुल। ठीक है, किसी कनपट्टी पर रखकर आप नहीं कह सकते कि नमाज पढ़ो, किसी कनपट्टी पर रखकर पिस्टल आप नहीं कह सकते कि भाई तुम ये नेक काम करो या इस बुरे काम से बचो। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस के लिए ग्रेजुअल चेंजेस को लाना पड़ेगा। ये नासिख मनसूख के कॉन्सेप्ट के पढ़ने का और समझने का इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, किसी को कोई इशू है मेरे भाइयों तो बता दें। ठीक है,